बच्चों कैसे हो भाई। आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपने जेई और नीट की प्रिपरेशन में लगे होगे, है ना। और जेई और नीट की प्रिपरेशन जहाँ आप करने के लिए जाते हैं बेटा, तो सबसे पहला जो पार्ट आता है जहाँ पर हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं और वो होता है हमारा PYQs का सेक्शन। कि हम कितना भी पढ़ लें और जब तक हम PYQ सॉल्व नहीं करते हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आप PYQs को सॉल्व कर ही रहे होगे और हमने ये देखा कि बेटा PYQs को सॉल्व करते समय कई बार होता है कि कुछ क्वेश्चंस में आप फंस जाते हो और जैसे ही आप क्वेश्चन में फंसते हो तो फिर हम चाहते हैं कि एट अ टाइम हमें कहीं से सॉल्यूशन मिल जाए उस चीज़ का। तो मैंने नोटिस किया है, जो बच्चों को देखा है कि मतलब वो गूगल पे सर्च करते हैं, कभी इधर सर्च करते हैं, कभी उधर सर्च करते हैं, कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ मिलता है, कुछ चीज़ें समझ आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में रहता है कि यार कहीं से ऐसा वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए जहाँ पे प्रॉपर एक फैकल्टी, एक टीचर आपको वो सारी चीज़ें करवा करके चला जाए। तो हम कहीं ना कहीं एक चीज़ सर्च कर रहे होते हैं कि कहीं हमें वो सारे लेक्चर, सारे क्वेश्चंस एक साथ मिल जाएं। तो बेटा हम लोगों ने उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैं यहाँ पर आपको जेई मेंस और नीट के सारे PYQs, अभी जेई मेंस बोल रहा हूँ, एडवांस के बाद में डालूंगा, तो जेई मेंस और नीट के सारे PYQs फिजिक्स और मैथ्स वाले सेक्शन के मैं वो आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। तो जिसमें मैंने अभी जेई मेंस वालों बच्चों के लिए काइनेमेटिक्स के 2 और यूनिट एंड डायमेंशन का 1 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, है ना। तो वो चीज़ तो मैं देते ही जा रहा हूँ। आज का ये लेक्चर बेटा मेरा नीट वाले बच्चों के लिए, स्पेशली नीट PYQs है ना, जो नीट वाले बच्चों के लिए है। और नीट वाले में हम लोग इस बार काइनेमेटिक्स का लेक्चर अपलोड कर रहे हैं इस बार। और काइनेमेटिक्स के मैं सारे 2015 के बाद से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा के दे रहा हूँ। और मेरा एक पर्सनल सजेशन है बेटा नीट वाले बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि नीट की एग्ज़ाम साल में एक ही बार होती है, तो वो हर साल एक या दो ऐसे ही क्वेश्चंस आते, ज़्यादा नहीं आते। लेकिन वहीं पर हम जेई मेंस के बारे में बात करें तो जेई मेंस के 2 अटैम्प्ट्स होते हैं और उसमें भी अलग अलग पेपर्स होते हैं, तो मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। तो मैंने जब अभी काइनेमेटिक्स में आपको लेक्चर दिए हैं तो 2 लेक्चर्स दिए हैं आपको काइनेमेटिक्स में, और इधर नीट में सिर्फ 1 लेक्चर में 8 या 9 प्रॉब्लम में आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा ये वाला। तो नीट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम पूछे हैं तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करवाऊंगा। तो मेरा नीट वाले बच्चों के लिए स्पेशली एक सजेशन है कि बेटा आप जेई मेंस में जो मैं PYQs करवा रहा हूँ इन्हीं चैप्टर्स के, आप उसे एक बार जरूर अटेम्प्ट लगाओ। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, कहाँ से उठाएगा, ज़्यादा उठाएगा तो वो जेई मेंस के क्वेश्चन इधर के उठा करके दे देता है, उसी से रिलेट करता वो बनता है। तो यदि बेटा आप वो क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट लगाएंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, है ना, और साथ में आप PYQs तो करते ही चलें। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा। आप लेक्चर को देखिए और बेटा यदि लेक्चर अच्छे लगते हों, यदि कुछ लगे, आपको कुछ कमेंट आ रहा है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में जा करके बताओ। और यदि सारी चीज़ें सही हैं तो प्लीज़ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, है ना। चल नोट कर रहे हैं बोल रहा हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं अपन अपना लेक्चर, है ना। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है हमसे यहाँ पे, एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है किसी भी रिवर के ऊपर में जो ब्रिजेस बनते हैं, ऐसा एक केस दिया हुआ है। तो बेटा हमने बोला एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है जो किसी एक रिवर के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर हमसे ये बोला गया कि एक स्टूडेंट है जो बेटा वहाँ से एक ऑब्जेक्ट को, इस स्मॉल बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू मैंने बोला 4 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करता है। और जब इसने इस बॉल को ऊपर की तरफ ऐसा थ्रो किया, अब ये बॉल वापस ऊपर से आएगा, नीचे जाएगा और नीचे जा करके यहाँ पर हमने बोला एक वाटर लेवल है, वाटर लेवल रिवर का, है ना। तो ये जो वाटर है उसकी जो टॉप सरफेस है उस सरफेस को जा करके ये बॉल यहाँ से ऐसा गया और नीचे जा करके बेटा यहाँ पे मिला है। तो जब ये इसको टच करता है, वाटर सरफेस को टच करता है, उस टाइम पर उसका टाइम जो लगा तो t इक्वल टू 4 सेकेंड, मतलब इस पूरे प्रोसेस में बॉल के यहाँ से स्टार्ट करके रिवर को टच करने में 4 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ हाइट ऑफ ब्रिज, मतलब ब्रिज की हाइट कितनी होगी फ्रॉम वाटर सरफेस। तो वाटर सरफेस से इस ब्रिज की जो हाइट है वो हमें कैलकुलेट करके बतानी है। तो मैंने बोला बेटा मान लीजिए ये हाइट कितनी है, h, चलेगा। अब सोचिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, तो देखिए बेटा सबसे पहली चीज, एक इनिशियल वेलोसिटी u हमें गिवन है, u इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी लगाएं तो डायरेक्शन का स्पेशल ध्यान रखें। 4 मीटर पर सेकेंड मुझे अपर डायरेक्शन में है तो मैंने उसे पॉजिटिव लिया। दूसरा, यही चीज जब नीचे टच कर रही है तो टोटल टाइम कितना ले रही है, तो टाइम उसने लिया बेटा 4 सेकेंड का, तो मैंने बोला 4 सेकेंड का टाइम लगा। हाइट निकालना है आपको h,
अच्छा एच जो एस डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना हो गया, देखो इस मैन की ये वाली हाइट को कैलकुलेट मत करना, वो नेग्लिजिबल होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ब्रिज की हाइट जो है वो एच है। अब ऑब्जेक्ट देखो एक चीज, ऑब्जेक्ट ने जो यहाँ से आपको ये पूरा दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हमें डिस्प्लेसमेंट लिखना होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट है वही एच है, और एग्जैक्टली वही हमारी वाटर लेवल से उस ब्रिज की हाइट होगी। तो हमने बोला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एच, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो माइनस एच। अब बताएं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन हमेशा जी लगेगा यहाँ पे, और जी की वैल्यू ऑलवेज माइनस जी होती है, जिसको हम कितना लिखते हैं -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमें गिवन है। चलेगा, तो अब ये सारी चीजें दी गई हैं। अब बताओ मुझे इससे रिलेट करता हुआ कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। तो हमने बोला यू टी एस ए, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपली बेटा आप लगा दीजिए एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रखें बेटा एस के प्लेस पे -h, यू की वैल्यू 4, टाइम कितना लिया उसने 4 सेकेंड का, फिर यहाँ पर प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू -g तो -10, और t की वैल्यू बेटा 4 का स्क्वायर, तो ये बना -h, ये हो गया होगा 16, और यहाँ से बेटा ये 4 का स्क्वायर 16/2 मतलब 8, तो ये -80 यदि मैं यहाँ से कर देता हूँ तो कितना हो रहा होगा बेटा, यहाँ से -64 इक्वल टू -h, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो h इक्वल टू 64 मीटर। तो बेटा 64 मीटर जो निकल के आ रहा है ना, ये 64 मीटर मेरा क्या निकला h, और यही h क्या थी उस ब्रिज की हाइट। तो हाइट ऑफ द ब्रिज जो निकल के आ रही है बेटा वो मेरे पास 64 मीटर है, और राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, मतलब एक चीज ध्यान रखो बेटा, नीट वाले स्पेशली आपके पास जो भी फिजिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते ज़्यादातर, है ना। मतलब वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के दिमाग में बनाए जाते हैं कि आप बायो वाले स्टूडेंट्स हो, और बायो वालों का मैथ से कम पाला पड़ता है। लेकिन वहीं पर जेई में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड हो सकते हैं, क्योंकि वो मैथ्स में सॉल्व कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर का वो डर निकालो जेई नीट वाले बच्चे कि मतलब फिजिक्स नहीं बनती, फिजिक्स बहुत आसान है, और पूछी भी आसान वाली ही जाती है आपसे। बट आपको यदि तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इसलिए थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करो। चलिए नोट करते हैं और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारा सेकंड प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो प्रॉब्लम कई बार है ना लेंथी दिखता है, बट एक्चुअल में समझने जाएंगे ना तो बहुत आसान है। ध्यान से देखिए, इसमें हमसे क्या बोला गया बेटा, एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक। इस वुडन ब्लॉक पर आपने एक बुलेट फायर की, तो बुलेट आ रही होगी उधर साइड से, बट मैं यहाँ तो एंटर करते हुए वो ब्लॉक के अंदर जैसे ही एंटर करता है, तो एंटरिंग टाइम पर मतलब एंटर करते समय उसकी जो वेलोसिटी दी हुई है वो दी है u। तो u वेलोसिटी से बेटा वो बुलेट एंटर हुआ। अब आपको पता है कि वुडन ब्लॉक में यदि बुलेट फायर करोगे मतलब वो एंटर होगा, तो अब उसकी बॉडी एक्सेलेरेट होने की बजाय डी एक्सेलेरेट होगी, क्योंकि अब धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी को कम करेगा। तो बेटा उसने आपसे ऐसा बोला है कि यहाँ से जाते जाते एक डिस्टेंस बताया उसने 24 सेंटीमीटर कि 24 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद इस बुलेट की वेलोसिटी अब u से u/3 रह गई, मतलब 1/3 हो गई है। लेकिन देखो अब जैसी 1/3 हो गई, उसके बाद भी वो बुलेट रुका नहीं है। वो बुलेट ने क्या किया, फर्दर फिर से वो आगे निकलता है ब्लॉक के अंदर से, और हमसे ये कंडीशन दी गई है कि जब वो बुलेट जस्ट इस बाउंड्री को क्रॉस कर रहा होता है, मतलब बाहर आ रहा होता है यहाँ पे, मतलब इस समय, तो यहाँ पर जाकर के वो फाइनली रेस्ट पे आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है, तो इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है जब इस बाउंड्री पे पहुंचता है। ठीक, तो आपसे ये बाउंड्री यदि बोली जाए तो मान लो बेटा मैंने बोला कि सपोज करो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, सपोज करते हैं d डिस्टेंस, है ना। तो d डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि वुडन ब्लॉक जो है, इस वुडन ब्लॉक द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक, इस वुडन ब्लॉक की टोटल लेंथ आपको बतानी है। तो देखो भैया मैं पहले ही बोल देता हूँ, जो यहाँ से अपन यदि टोटल लेंथ ऑफ वुडन ब्लॉक की बात करें तो बेटा बोले आप वो क्या रहेगा, तो हमें सिंपली दिख रहा है 24 सेंटीमीटर प्लस d, तो मैंने बोला 24 प्लस d सेंटीमीटर। अब d की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू लगाते हैं, फिर समझते हैं। ध्यान से देखिए, मैं इसे नेम देता हूं बेटा, यह a पॉइंट, ये पॉइंट b और ये पॉइंट c। तो सबसे पहले हम जर्नी स्टार्ट करते हैं, कौन सी वाली, a टू b जर्नी को देखते हैं। बताओ a टू b जर्नी में हमें क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी लगाएं आप देखा करो कि आपको पता क्या है, निकालना क्या है।
जैसे इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है, फाइनल वेलोसिटी u/3 पता है, डिस्प्लेसमेंट s पता है और एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो हम क्या करें, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं थर्ड वाला, v² = u² + 2as। चलें बेटा v की वैल्यू बताएं, v फाइनल है u/3 तो हमने उसका स्क्वायर लिखा। इनिशियल वेलोसिटी तो u ही है +2, एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन होगा मुझे मालूम है तो -a लिख दिया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 24 का, तो हम सब सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो बेटा देखिए ये कितना हो गया होगा, u² - 24 मतलब 48a, और ये हो गया होगा बेटा u²/9। तो 48a को आप इधर लाओ, इक्वल टू हो जाएगा u² - u²/9, 9 - 1 तो 8 u²/9, और 48 से जा रहा है तो 8 से ये 6 टाइम्स चला गया होगा। तो बेटा यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू, a की वैल्यू निकल के आ रही है u²/9 और ये 6 तो 54। तो एक्सेलरेशन हमारे पास ये निकल के आया है ना, कि इतने एक्सेलरेशन से वो जा रहा होगा। a की वैल्यू आई है ना, रिटार्डेशन है एक्चुअल में, मैंने माइनस पहले ही ले लिया है, ठीक है। अब चलिए, अब देखो जब ये हमने लिखा, अब दूसरे वाले में जाए, अब अपन को ये निकालना है, तो अब अपन कौन सी जर्नी देखते हैं, B से C वाली। अब देखिए बेटा, जब हम B to C जर्नी में जाएं तो B to C में फिर से मैं वही लगाता हूँ, v² = u² + 2as। बेटा फाइनल वेलोसिटी बताएं, फाइनली जो बुलेट है वो रेस्ट पे है तो फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी बोलिए, तो इनिशियल वेलोसिटी अब यहाँ जर्नी B से स्टार्ट हो रही है तो वो u/3 है, तो हमने लिखा u/3 का स्क्वायर प्लस प्लस की जगह हम माइनस लगाएंगे क्योंकि रिटार्डेशन है। एक्सेलरेशन के प्लेस पे बेटा मैं सिंपली चाहूँ तो अभी a और s रहने देते हैं, है ना। चलिए एक काम करते हैं, a तो रहने दो और s को लिख दीजिए d, जो आपको निकालना है a की वैल्यू पर लास्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। चलो तो ये देखो, ये तो 0 हो गया, ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 2ad = u²/9। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ रही होगी, u²/2 इधर चला गया तो 18 और अपॉन में a, है ना। और a के प्लेस पे आप क्या रखने वाले हो जरा देखो, u²/18 और a के प्लेस पे रख दोगे u²/54, तो 54 ऊपर चला गया, u² कैंसिल, ये चला गया 3 टाइम्स, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यहाँ से बेटा आपके लिए d की वैल्यू 3 सेंटीमीटर ये निकल के आई। तो देखो फाइनल आंसर क्या है, अपन ने ये d निकाल लिया, ये 24 था तो 24 + 3 27, तो यहाँ से इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 24 + 3 सेंटीमीटर, इट मीन्स आंसर इज 27 सेंटीमीटर। चले, तो 27 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, जो कि हमारा फर्स्ट वाला है। चलेगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आए समझ में। चलिए नोट करें, नेक्स्ट वाले करते हैं। अब नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम हमारा एवरेज स्पीड पर बेस्ड है, और मेरा एक सजेशन है बेटा कि एवरेज स्पीड में हमारे पास अलग अलग केसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट कभी भी आप एवरेज स्पीड यदि निकालने जाओ ना, मैं तो बोलता हूँ सिंपल सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया करो एवरेज स्पीड के लिए। अभी अपन डिस्कस करते हैं कि कभी भी आप v एवरेज यदि निकालना है तो मैं सिंपल एक ही बोलता हूँ, एक ही पार्ट पे जाओ, वो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। मतलब आपको है ना बस इसी फॉर्मूले को लेकर के स्टार्ट कर देना है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट गिवन है उसे डायरेक्ट पुट करें, जो नहीं पता है उसे निकाल करके ला करके रख दें, आपका आंसर हमेशा आएगा। देख सकते यहाँ पे हमने बोला टोटल डिस्टेंस कितना होता है, तो मैंने बोला होगा कुछ, अभी यहाँ पे अपन निकालते हैं टोटल टाइम निकालते हैं, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आएगा। तो देखो अभी हमें प्रॉब्लम क्या गिवन है, प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम में उसने मुझे बोला है कि कोई एक व्हीकल है जो हाफ डिस्टेंस, तो मैंने बोला बेटा मान लीजिए ए से चलना स्टार्ट किया, ए से बी तक गया, ये हाफ डिस्टेंस है, तो मैंने बोला कि मान लो ये हाफ डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो हाफ डिस्टेंस वो v वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, तो v वेलोसिटी से गया। अगला हाफ डिस्टेंस फिर से, मतलब यदि ये d है तो अगला वाला हाफ जो है वो भी d ही होगा, तो फिर से अगेन नेक्स्ट वाला जो डिस्टेंस है वो भी d डिस्टेंस, और वो उसने ट्रेवल करी है 2v स्पीड से, और हमसे बोला गया कि बताओ कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो हमने बोला सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बेटा, डी ये तो डी प्लस डी, तो डी प्लस डी 2d हो गया। अच्छा टोटल टाइम कितना लिया होगा मुझे नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं बेटा फर्स्ट वाले पार्ट में टी ए बी बोल दें, ए से बी तक के लिए टाइम लगा, और दूसरा वाला टी बी सी बोल देते हैं, बी से सी तक के लिए लगा, तो T1 प्लस T2 बोल दो ऐसा, तो टी ए बी प्लस टी बी सी। अब देखिए बेटा डी की वैल्यू डायरेक्ट है, टी नहीं पता है, निकालना है, एक फॉर्मूले पे जाओ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो आपको आंसर दे देगा। आपने लगाया है यहाँ से
स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब आपको वहाँ टाइम की वैल्यूज गिवन नहीं है तो निकालनी है, तो हमने टाइम का फॉर्मूला बना लिया यहाँ से, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बेटा। अब बोलिए पहला टाइम हम टी ए बी की बात करें तो टी ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया डी, कितना स्पीड है v, तो ये आ गया टी ए बी की वैल्यू। सेम चीज़ आप निकाल लो टी बी सी। अब बी से सी के लिए अपन देखें तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, फिर से d, और कितनी स्पीड से कर रहा है बेटा 2v, तो ये हमने 2v लिख दिया, ये दोनों आ गए। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को उठाओ और यहाँ पे रख दो। तो देखो ध्यान से ऊपर कितना बन रहा है d प्लस डी 2d अपॉन में d बाई वी और d बाई 2v। आप एक काम करो, ऊपर 2d है, नीचे से d बाई वी कॉमन ले लो, क्या मिलेगा 1 प्लस 1 बाय 2। तो देखो d और d कैंसिल, ये भी ऊपर चला गया होगा, तो 2v बाय यहाँ पे 2 प्लस 1 तो 3 बाय 2, ये 2 भी ऊपर जाएगा तो 4 बाई 3v, और 4 बाई 3v जो है वो आपका एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकल के आया 4 बाई 3v, ये मेरा करेक्ट आंसर बनेगा। तो ऐसे करना है प्रॉब्लम्स को, अटेम्प्ट लगाओ और आगे बढ़ जाओ। चलो नोट करो, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या था, इसका ऑप्शन था 4 बाई 3 मतलब सी वाला बेटा, है ना। चलिए नोट करें, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम हमसे क्या बोल रहे हैं, द रेशो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ध्यान रखिएगा है ना, इन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात कर रहा है, फ्री फॉल वाला केस है। फ्री फॉल का है मतलब इनिशियली आप याद रखिएगा बेटा, फ्री फॉल जब भी होता है तो हम लोग बोलते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी तो भाई की 0 हो गई। तो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, उसके लिए हमें बोला गया है तो इनिशियल वेलोसिटी u हमारा 0। उसने बोला कि फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। याद है बेटा nth सेकेंड में ट्रैवल्ड डिस्टेंस का फॉर्मूला था s nth का, कि nth सेकेंड में कितना चल रहा है वो अलग होता है, और टोटल n सेकेंड में कितना चल रहा है वो अलग होता है। टोटल n सेकेंड में चलने वाला फॉर्मूला है वो क्या होता है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर से निकालते हो, जहां पे t को n लिख देना। और जब हम nth वाले की बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है s nth का u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1, आपने सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये s nth का फॉर्मूला है। तो हमसे ये वाला डिस्टेंस वो पूछ रहा है कि फर्स्ट में कितना, तो फर्स्ट में बोलेगा तो n की वैल्यू 1, सेकंड में बोलेगा तो 2, थर्ड में बोलेगा तो 3, फोर्थ में बोलेगा तो 4। तो बेटा ये हमें पूछ रहा है। अब सुनिए खास बात, क्योंकि सारे के सारे फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो सबके लिए u की वैल्यू 0 है। जैसे u की वैल्यू को मैं यहाँ पे 0 कर दूँ तो मुझे एक चीज समझ में आई कि s nth जो है वो मेरे लिए u 0 होता है, तो a बाय 2 2n माइनस 1। अच्छा, वो मुझसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा, मुझे रेशो बताना है 1 ये सारे डिस्टेंसेस का। तो मैं ये बोलता हूं कि हर केस में a जो है वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, तो वो भी सबके लिए सेम है। तो मैं इतना बोल सकता हूं क्या कि जो s nth है nth सेकेंड में चला हुआ, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि ये प्रोपोर्शनल है ओनली 2n माइनस 1 के, मतलब वो n की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा होगा उस 2n माइनस 1 वाले पे, बाकी a बाय 2 को भी आप हटा दो क्योंकि उस पर सबके लिए सेम है। तो बस ये अपना मेन फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएंगे। देखिए आपको कौन सा वाला चाहिए था, एक तो S1 बोल रहा हूं है ना, फर्स्ट सेकेंड के लिए। रेशो किसके साथ चाहिए, S2th का है ना, सेकेंड वाले के लिए। फिर इसका किसके साथ चाहिए, थर्ड वाले के साथ, तो S थर्ड और S फोर्थ। बेटा मैं सिंपली लिख नहीं रहा TH ना, अब बोल के चल रहा हूँ कि फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड। अब बताओ इसका यदि आप रेशो निकालने के लिए जा रहे हैं 2n माइनस 1, तो पहले वाले केस में बताओ, जब मैं 1 की बात करूंगा तो n की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 2n माइनस 1 मतलब मैं क्या लिख सकता हूं बेटा 2 इंटू 1 माइनस 1, मैं इतना लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, सेकेंड वाले के लिए करोगे तो 2n में n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 2, तो हम क्या लिखे बेटा 2 इंटू 2 माइनस 1। थर्ड के लिए करेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस 1, और फोर्थ के लिए करेंगे तो 2 इंटू 4 माइनस 1। कैलकुलेट करें बेटा, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 1 5, और 8 माइनस 1 7। तो 1:3:5:7 जो है ये मेरा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है भाई बताओ, बी वाला ऑप्शन है, ये मेरा फाइनल आंसर। चलेगा, इतने आसान क्वेश्चन हैं बट आप करें तो सही है ना। चले नोट करें, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। देखिए बेटा, अब नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है वो है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर बेस्ड। देखो ध्यान से क्या पूछा उसने, मैं आपको समझाता हूँ। उसने आपसे प्रॉब्लम में दिया है एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, और उसके दो पोजीशंस हैं है ना।
एक है जब वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है, और दूसरा केस है जब वो 45 डिग्री बना रहा है। तो दोनों ही केस में फर्स्ट वाले और सेकंड वाले, ये फर्स्ट केस है 30 वाला और 45 वाला हमारा सेकंड केस है। तो उस टाइम पर आपको दोनों के रिस्पेक्टिव वेलोसिटी का रेशो पूछा गया कि उनके वेलोसिटीज का रेशो क्या आएगा। अब मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से, कभी भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, मैं आपसे एक हिंट करता हूं याद रखने के लिए, वो ध्यान रखो, मैंने जेई वाले लेक्चर्स में भी आपको समझाया है कि यदि आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात करते हो और आपको निकालना वेलोसिटी है, तो हमने बोला बेटा वेलोसिटी इक्वल टू, आप बोलते हैं ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो हमने ये बोला कि जो चीज s बाई टी से आ रही है, मतलब डिवाइड करके आ रही है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, वही चीज ds बाई dt से भी आती है, मतलब s को पोजीशन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में तो भी निकलेगा। और जो चीज डिफरेंशिएशन से आती है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट के कॉन्सेप्ट से भी आती है, जिसको हम बोलते हैं टेन थीटा। तो यहाँ पर हम इसी चीज को टेन थीटा की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, बशर्ते वो टेन थीटा किसके बीच का हो, मतलब एंगल कौन सा होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का एंगल है ना, टाइम के साथ, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी का एक फॉर्मूला मिल रही है, टेन थीटा निकल के आए। तो सोचो यदि मैं फर्स्ट वाले केस में बात करने के लिए जाऊं, उसकी वेलोसिटी को v1 बोलूं, तो फर्स्ट वाले केस के लिए एंगल कितना है 30 डिग्री, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 10 30, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√3। सेकेंड वाले केस में बात करूं v2, तो सेकेंड वाले केस के लिए एंगल कितना है 45 डिग्री, तो मैंने बोला 10 45 की वैल्यू कितनी है 1, डिवाइड कर दो भैया, आपसे इन दोनों का रेशो पूछा था उसने, तो v1/v2 इक्वल्स टू 1/√3 अपॉन में 1, तो फाइनल आंसर इज 1/√3, और 1/√3 इज द राइट आंसर, ये थर्ड वाला है। चलेगा, तो इस तरीके से बेटा प्रॉब्लम्स करें और आगे बढ़ें, ठीक है। नोट करो, बहुत आसान है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। अच्छा, जो चीज मैंने आपको यहाँ बताई ना कि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो टेन थीटा से निकाल सकता हूँ। यहीं पर यदि मान लो ये वेलोसिटी अपॉन टाइम होता, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम से एक्सेलेरेशन आता है, तो टेन थीटा से उसी समय पर मैं एक्सेलेरेशन भी निकाल सकता हूँ, मतलब सिंपल टेन थीटा लगाऊंगा ना, तो वो उस समय वेलोसिटी बताने की बजाय एक्सेलेरेशन बता रहा होगा, ठीक है। नोट करें नेक्स्ट वाले पे। अभी नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपसे ऐसा दिया गया है कि एक टावर है, मान लीजिए ऐसा एक टावर बनाया हमने, और इस टावर से उसने एक बॉल को इनिशियली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अभी वो फ्री फॉल नहीं कर रहा है, ड्रॉप नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो एक वेलोसिटी से फेंक रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू आपको दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उसने फेंका है, और जब ये कुछ टाइम के बाद जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है ना, तो ग्राउंड को हिट करते समय उसकी फाइनल वेलोसिटी v जो है वो 80 मीटर पर सेकेंड है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी h। अब ये h हाइट हमने बना ली। अब सोचिए बेटा, u पता है, v पता है, h निकालना है, और एक्सेलरेशन कौन सा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम g बोल रहे हैं। तो हम सीधे इक्वेशन पे जाते हैं, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो देखिए बेटा, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी। अच्छा देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस में ही लिखूंगा, तो माइनस 80 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी u, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो माइनस 20 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड लगता है नीचे, तो माइनस g, और g की वैल्यू कितनी है 10, तो माइनस 10, और s डिस्प्लेसमेंट वो भी नीचे हो रहा है h, तो वो माइनस h। अब देखो बेटा एक चीज, 80 का स्क्वायर करें तो मैं सिंपल 80 स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस का तो स्क्वायर प्लस होगा, ये 20 के स्क्वायर को उधर ले जाओ यार। अब थोड़ा सा ये भी अच्छा पार्ट है कि कैलकुलेशन कैसे करते हो। अच्छा देखिए बेटा, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 20h। यहाँ पर आप यहाँ सीधे एक्सपांड मत करना, आप क्या करो, a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर लो। क्या मैं इसका लिख सकता हूँ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी करोगे तो 80 प्लस 20 मतलब 100, और a माइनस बी करोगे तो 80 माइनस 20 मतलब 60 इक्वल टू 20h। 20 से ये चला गया 3 टाइम्स, तो h की वैल्यू निकल के आई आपके पास 300 मीटर। तो बेटा फाइनल आंसर जो मेरे पास निकल के आ रहा है h इक्वल्स टू 300 मीटर, ये मेरा राइट आंसर है जो कि सी है। आ गया बेटा। इस वाले प्रॉब्लम में देखा जाए तो हमें दिया गया है वेलोसिटी का रिलेशन दिया है टाइम के साथ में। तो देखो वेलोसिटी इक्वल टू दिया है v इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। आपसे पूछा है कि यार इसके लिए ना आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल आपको कैलकुलेट करके बताना है, और कहाँ बताना है, 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड के बीच में, मतलब बिटवीन 1 to 2 सेकेंड, 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के बीच में। अब जरा सोचो, यदि वेलोसिटी गिवन है और डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम याद है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम।
तो जो चीज मल्टीप्लीकेशन से आती है वो इंटीग्रेशन से आती है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था लास्ट लेक्चर में भी। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए बेटा, यहां पर यदि आप डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं तो d इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो सिंपल सा आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, हमें डिस्टेंस निकल के आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt कर दीजिए, तो बताइए क्या करोगे, अल्फा t प्लस बीटा टी स्क्वायर dt। अच्छा लिमिट कहां से कहां रखी जाए सर, 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक, तो 1 से 2। तो देखो बेटा अल्फा बाहर, t का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा बाहर और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3, वही x की पावर m का इंटीग्रेशन है, x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 वो लगाए। और साथ में आप लिमिट लगा दीजिए बेटा 1 से 2, अपर लिमिट रखिए 2, तो क्या बनेगा अल्फा इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस बीटा इंटू 2 का क्यूब अपॉन में 3 और माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस अल्फा इंटू 1 स्क्वायर बाय 2 और माइनस बीटा इंटू 1 क्यूब बाय 3। ये आपका पूरा आंसर है। तो जरा सॉल्व करें, कितना आएगा, 2 से ये 2 गया तो 2 अल्फा और यहां से बेटा ये 1 बाय 2 है तो माइनस अल्फा बाय 2, ये पूरा एक बना, प्लस यहां से ये बीटा कितना हो जाएगा 8 बाय 3 बीटा और माइनस 1 बाय 3 बीटा। तो ओवरऑल सॉल्व करके ये निकल के आ रहा होगा 4 माइनस 1 तो 3 अल्फा बाय 2 और ये हो जाएगा बेटा 8 माइनस 1 तो 7 बाय 3 बीटा। तो 3 अल्फा बाय 2 प्लस 7 बाय 3 बीटा, ये मेरा करेक्ट आंसर है। 3 बाय 2 अल्फा प्लस 7 बाय 3 बीटा, ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलेगा, तो देखो बेटा प्रॉब्लम्स बहुत आसान है, अच्छे हैं, बट करने पड़ते हैं। आप करोगे 2 4 5 10 20 50 क्वेश्चंस करते हो ना, जब हैबिट में आते हो तो फ्लो में आपसे चीजें बनती हैं। बट आप यदि हमेशा ये सोचोगे ना कि यार सिर्फ प्रॉब्लम आ जाए और मुझसे बन जाए एकदम से, तो एकदम से कुछ नहीं आता है ना। सब कुछ प्रैक्टिस से आता है और आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करा करो यार रेगुलर, है ना, आपसे चीजें। ठीक है बेटा, ये प्रॉब्लम भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है ना, और पूछा जाने वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, और जिसमें डाउट आते हैं उनमें से है। क्या ध्यान से देखना, बट है बहुत आसान। हमसे क्या बोला गया कि एक बॉय है जो एयरपोर्ट पे गया, जो एस्केलेटर है, एस्केलेटर पे उसको ऊपर जाना है। तो दो कंडीशन, दो सिचुएशंस हमें दी गई है। पहली कंडीशन ये है जिसमें एस्केलेटर जो है वो रेस्ट पर है, मतलब रुका हुआ है। तो बंद वाला है, तो बंद वाले के ऊपर पे बॉय जा रहा है एक बार। तो यदि बंद वाले एस्केलेटर पे बॉय ओनली ट्रेवल करके, मतलब चल करके ऊपर तक जाता है, तो कुछ टाइम लग रहा है, उस टाइम को हमसे क्या बोला गया, T1। देखिए ये कब की बात है, जब हमारा एस्केलेटर जो है वो एस्केलेटर कैसा है, स्टेशनरी। एस्केलेटर यदि स्टेशनरी है तो उस टाइम पर उस बॉय को जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, T1। तो हमने ऐसा बोला, सोचिए हम टाइम के बारे में बात करें तो हम सिंपल सा फॉर्मूला एक ही लगाने वाले बेटा यहाँ पे, वो है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से यदि देखा जाए हम टाइम के बारे में कैलकुलेशन करें तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाना है। अब सोचो जरा, हमने बोला पहला वाला टाइम T1, ये कब है, जब स्टेशनरी है कौन, एस्केलेटर। तो एस्केलेटर यदि स्टेशनरी है तो उस समय पे हमने बोला T1 इक्वल टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, बताओ बॉय ने। तो बॉय ने ट्रेवल किया, सीधा सीधा गया। तो मान लीजिए सपोज करें कि उसकी लेंथ कितनी है, L, है ना, और कितनी स्पीड से गया होगा मुझे नहीं मालूम। तो मैंने बोला कि सिंपल सा इस समय बोलते हैं v और b। v मतलब बॉय की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय, तो हमने v लिख दिया ओनली। अच्छा क्यों बोल रहा हूँ ओनली बॉय, क्यों, क्योंकि एस्केलेटर जो है वो रेस्ट पर है, स्टेशनरी है। तो इस एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में, एक्सकेलेटर के रिस्पेक्ट में यदि मैं बॉय के बारे में बोलने भी जाऊंगा ना, तो भी वेलोसिटी कितनी आएगी, vb। तो जरा देखिए ध्यान से, यहां से अपन यदि vb की वैल्यू निकालें तो vb इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, L अपॉन में T1। चलो भैया, ये फर्स्ट केस हुआ। अब सेकंड वाला केस देखो, सेकंड वाले केस में क्या बोला कि सेकंड वाला केस वो है जब एस्केलेटर चल रहा है और एस्केलेटर पे जाकर के बॉय जो है वो सिर्फ खड़ा हो गया, मतलब हम गए और हम जाकर के वहां खड़े हो गए, हम अब चल नहीं रहे। तो जो भी हमें लेकर के जा रहा है वो कौन जा रहा है, एस्केलेटर। तो एस्केलेटर की जो वेलोसिटी है उसकी कुछ वेलोसिटी होगी और उसने भी लेंथ कितना ट्रेवल किया होगा, लेंथ तो एस्केलेटर की फिक्स है L, तो उतना ही लेंथ ट्रेवल कर रहा होगा, बट अब उसकी वेलोसिटी अलग है। तो एस्केलेटर के केस में यदि मैं इसी चीज को डिफाइन करने जाऊं तो टाइम बोलता हूं T2, कि T2 टाइम उसे लगा। एस्केलेटर के केस में कितना लेंथ ट्रेवल किया होगा सर, उसने लेंथ तो उतना ही ट्रेवल किया है। और वेलोसिटी किस समय, इस समय किसकी हो रही होगी, बॉय की नहीं होगी, इस समय वेलोसिटी किसकी रही होगी, एस्केलेटर की रही होगी जितने से जा रहा है। तो हमने लिखा v और e लिख दीजिए उसे। तो यहां से यदि हम v e को कैलकुलेट करें तो हमने बोला L अपॉन में T1 प्लस T2, ये एस्केलेटर। तो जरा देखो फर्स्ट वाला केस वो है जब ओनली बॉय जा रहा है, तो
तो इतना वेलोसिटी से। ये वो वाला वेलोसिटी है जो सिर्फ एस्केलेटर की वेलोसिटी है। अब उसने हमसे क्या बोला कि यदि दोनों एक साथ चलने लग जाएं, मतलब एस्केलेटर भी एक वेलोसिटी से जा रहा है इसी वेलोसिटी से, और बॉय भी उसी वेलोसिटी से उसी पर चलने लग जाए, तो अब कितने टाइम में वो दोनों मिलेंगे। तो हम बोलते हैं कि अब यदि जो फाइनल टाइम चाहिए वो t। अब मुझे बताओ यदि ये दोनों भी चलने लग जाए तो भी वो लेंथ कितना ट्रेवल करेगा, जितना एस्केलेटर की लेंथ है वो तो l ही है, तो टोटल लेंथ तो अभी भी वो उतना ही है। हाँ, वेलोसिटी क्या हो गई होगी मालूम है इस कंडीशन में, कि एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है और बॉय भी ऊपर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं, मतलब सेम स्पीड से डिस्टेंस को कवर कर रहे होंगे। तो इस कंडीशन में यदि हम लिखने के लिए जाएं तो हमारा फॉर्मूला होना चाहिए क्या, VB प्लस VE। तो ओवरऑल दोनों की वेलोसिटी ऐड हो गई, ठीक है। तो दोनों की वेलोसिटी को यदि हम ऐड करके बोले तो हम बोल रहे होंगे L अपॉन में VB। VB की वैल्यू कितनी है बेटा, L बाय T1, और इसकी वैल्यू है L बाय T2। तो फाइनल आंसर जो निकल के आएगा L अपॉन में, आप L कॉमन ले लो तो यहाँ से मिलेगा बेटा 1 बाय T1 प्लस 1 बाय T2। L का इफेक्ट कैंसिल हुआ, LCM ले लेना और ऊपर पहुँचा देना तो निकल के आएगा T1 T2 अपॉन में T1 प्लस T2। तो ये जो है ये मेरा फाइनल टाइम आ गया इन सेकेंड। तो T1 T2 अपॉन में T2 प्लस T1 या T1 प्लस T2, ये फोर्थ वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट है। चलिए, तो इस तरीके से बेटा इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। ये भी एक अच्छा वाला प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा संभल के रहना और सही से आंसर टिक करिएगा बेटा, है ना। चले नोट करें नेक्स्ट बेटा। ये हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम है, देखिए ध्यान से थोड़ा सा समझना क्योंकि ये डिफरेंशिएशन वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। चलें बेटा, इसमें हमें ऐसा दिया गया है कि एक पार्टिकल है और वो एक इक्वेशन के थ्रू मोशन कर रहा है, मतलब जिसकी वेलोसिटी हमें गिवन है। तो बेटा वेलोसिटी v ऑफ x, मतलब ये x का फंक्शन है और x क्या है यहाँ पे, पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात है। तो vx इक्वल टू दिया बेटा b x टू द पावर -2n। इस इक्वेशन से वेलोसिटी चेंज हो रही है। उसने आपसे पूछा भैया एक्सेलरेशन बताओ इन टर्म्स ऑफ x, मतलब x के टर्म्स में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना है। तो देखो बेटा, एक्सेलरेशन को यदि मैं निकालने जाऊँ तो मुझे पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv बाई dt, है ना। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन आता है। बट अब दिक्कत यहाँ क्या फंस रही है कि सर मुझे x के टर्म्स में चाहिए और यहाँ पर t के टर्म्स में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक काम देखो, आपके पास यहाँ पर dx नहीं है तो मैंने dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड किया, और ये जो पोर्शन आ रहा है ना dx बाय dt, इसको मैं एक साथ पहले लिख देता हूँ। तो बेटा dx बाय dt अलग कर दीजिए और यहाँ हो जाएगा ये dv बाय dx। अब dx बाय dt क्या होता है, पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी आता है। तो बेटा यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल के आएगा ये v dv बाय dx। अब देखिए v मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी एज इट इज डायरेक्ट है, लिख दो भैया b x की पावर -2n, ये हो गया। और अब d बाय dx आप किसका कर रहे हो, वेलोसिटी का, तो b इसको ऐसे लिख दीजिए b इंटू एक्स टू द पावर -2n। अब देखो जब आप डिफरेंशिएट करने आ रहे हो घबराओ मत, बहुत आसान है। क्या बनेगा ये b x की पावर -2n, तो एज इट इज लिखा हुआ है। ये वाला b कांस्टेंट आएगा, डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट बाहर, और फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन, n x की पावर n -1। तो जो भी पावर है वो सामने आ जाती है, तो सामने मतलब -2n आया, और x की पावर में क्या बचेगा, वही जो था n, ये -1 अलग से। तो देखो सिंपल सॉल्व करो, कांस्टेंट कांस्टेंट, ये माइनस है, ये 2, ये n, 2n लिख दिया, b इंटू बी मिलके b स्क्वायर हो गया। अच्छा देखो बेटा x ये भी है, x ये भी है, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ की पावर कितनी है, -2n, और ये वाली भी, तो दोनों ऐड ही हो जानी है ना। तो ओवरऑल फाइनल आंसर निकला -2nb स्क्वायर, और x की पावर -4n -1। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। तो -2nb स्क्वायर, x की पावर -4n -1, ये मेरा आंसर है, और ये मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन है। चलेगा, हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में बेटा मैंने आपको मोशन इन 1 डायमेंशन के सारे प्रॉब्लम्स अभी दे दिए हैं, ठीक है। अभी मोशन इन 2D में आता हूँ, फिर यूनिटेड डायमेंशन का भी मैं आपको निकाल करके दूंगा, मतलब हर चैप्टर को मैं कवर करूंगा अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो क्लास को प्रॉपरली देखते चलो, और कुछ डाउट आते हैं, कुछ भी चीज़ें आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ।